गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 जो है हमारा, उसका नाम क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। हमने जाना था कि कई सारी वस्तु होती है। अब हम वस्तुओं को समूह में वर्गीकृत करेंगे कि हम वस्तुओं को कैसे समूह में वर्गीकृत करते हैं हम जानेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, अब हमारे चारों ओर की वस्तुएं कैसी होती है? हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। हमने देखा था कि भोजन भी कई प्रकार के होते हैं और वस्त्र भी कई प्रकार के होते हैं। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, रबड़ गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें, हम ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया नहीं जा सकता है। तब हम इस सूची में उन सभी मदों वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 में सारणी सूचीबद्ध किया था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को एक समूह में बनाना चाहते हैं, जैसे कि बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को एक समूह में स्थान में मिल सकते हैं। जैसे कि हम अलग अलग वस्तुओं को उनके आकार या फिर उनके जो भी प्रक्रम जिनसे वो बनती है, उनके बिना पर उनको अलग करना चाहते हैं तो हम उनको अलग कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक एक अलग ही हमारा हो जाता है तो हम प्लास्टिक को अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोहे की चीज़ों को अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ऐसे हम कई सारे समूह को अलग ढंग से बना सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियाँ तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं आधार में बांटा है। जैसे कि हमने देखा जो हमारा प्लास्टिक एक पदार्थ है और जो हमारी आकृति, जैसे कि हमने पहले गोल आकृति की वस्तुएं ली थी तो इस आधार पर हम उनको समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप फर्स्ट देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर देखा कि पदार्थ कौन कौन से होते हैं। कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। अब हम देखेंगे हमारे चारों ओर की वस्तुएं का ये सारे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हमको। अब हम यह क्रियाकलाप 1 देखेंगे। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बेड, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं को ऐसी सूची में बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक किया जाता है जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार हम सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। जैसे कि हम समूह ऐसे बना सकते हैं, जो हमारे खाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं का हम एक अलग समूह बना सकते हैं और जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का हम एक अलग समूह बना सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी में सूचीबद्ध करते हैं। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना है जिसमें जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एकम कौतुक हो सके।
एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए मित्रों और शिक्षकों तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिनके पदार्थों का हमको पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे बनी हैं, जैसे कि वस्तुएं प्लेट, थाली, पेन, इस्पात, कांच, प्लास्टिक और अन्य से भी पदार्थ से मिलकर बनी हो सकती है थालियाँ। जैसे कि पेन होता है हमारा प्लास्टिक का होता है और धातु का होता है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 2 करके देखते हैं। सारणी जो हमारी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है, इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ हम इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है कि हमने वस्तुओं को कई ढंग में समूह में रखा है। इसके पश्चात हमने यह भी पाया है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। ऐसा भी होता है कि एक वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने थाली ली थी, तो थाली क्या होती है, जैसे कि हमारी प्लास्टिक की भी होती है, धातु की भी होती है, कई सारे पदार्थ से मिलकर के हमारी थाली बन सकती है। ठीक उसी तरह बहुत सारे हमारे पदार्थ होते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर एक सारणी दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है, लकड़ी इससे क्या बनता है, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज से क्या बनता है, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। चमड़े से क्या बनता है, जूता बनता है हमारा। प्लास्टिक से क्या बनता है, हमारा लंच बॉक्स बन सकता है, हमारी बोतल वगैरह, हमारी प्लेट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। रुई से क्या बनता है, रुई से गद्दा बनाया जा सकता है, हमारा लोटन वगैरह बनाए जा सकते हैं। ऐसे हम कहीं सारे पदार्थों से बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं। एक ही पदार्थ से कई सारी वस्तुएं भी बन सकती हैं और कई सारी वस्तुएं बहुत सारे पदार्थों से मिलकर भी बन सकती है। अब हम पदार्थों के गुण के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े को साथ प्रयोग हमने किया था, उसे याद कीजिए। यह ध्यान में रखिए कि हम ग्लास का उपयोग सामान्यतः द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए अब हम यदि कपड़े का ग्लास बनाएं तो हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत होगा। ग्लास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु का उपयोग हमें करना होगा। जैसे कि अगर हमारा क्या होता है, जल होता है या फिर हमारा जो भी होता है, हम ग्लास में क्या करते हैं, कोई भी द्रव्य पदार्थ को ही हम रखते हैं। जैसे कि हमारा दूध हुआ है, जल हुआ है, या फिर हमारा कोई जूस हुआ है, या कोई भी द्रव्य पदार्थ होता है जो हम उसको ग्लास में रखते हैं। अगर हम उसको कपड़े का बनाएंगे तो वो द्रव्य क्या होगा, कपड़े से बाहर निकल जाएगा। इसलिए वो कौन से पदार्थ का बनाया जाता है, जैसे कि कांच, प्लास्टिक और धातु का बनाया जाता है। ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए एक कागज़ का उपयोग करना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं वो कैसे लेते हैं, हम कोई सी भी धातु से जिससे मिलकर वो बने होते हैं। जैसे कि हमारा टीन हो गया, जस्ता हो गया, हमारा स्टेनलेस स्टील हो गया। इस प्रकार के हम यहाँ पर क्या लेते हैं, बर्तन लेते हैं जिससे हम खाना बना सके। वरना अगर हम खाना कागज़ के पात्र में बनाएंगे तो वो खाना क्या होगा, हमारा कागज़ गल करके ख़त्म हो जाएगा। तब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हम किस पदार्थ से वस्तुओं को बना रहे हैं। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। जैसे कि हम देखते हैं क्या होता है, जो हम जिस पदार्थ को लेते हैं हम उसका देखते हैं कि ये किस उपयोग में आएगा और इसके क्या क्या गुण होते हैं। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। जैसे कि हम देखते हैं दिखावट। पदार्थ प्रिय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबा अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा,
इनसे हम क्या करते हैं, पात्र वगैरह बनाते हैं। लेकिन जब हम लकड़ी को देखते हैं तो वो बिल्कुल इनसे अलग, उसमें असमानता है, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत समानताएं हमको दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 3 देखेंगे। विभिन्न पदार्थों जैसे कि गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे कि आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे। ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे कि संभव हो सके किसी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने पदार्थों के साथ कर सकते हैं उतना आप कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं धातुओं को टुकड़ों में उनकी द्युति के देखने का के लिए काटना। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कीजिए तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वह द्युतिवान है अथवा नहीं है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी जो धातु होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो काट के देख सकते हैं या फिर उसको घिस कर भी देख सकते हैं कि वह धातु है या नहीं है, अधातु है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रिय धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना और धातुओं के उदाहरण हैं। जैसा कि हम देखते हैं हमारी कोई धातु होती है, जैसे कि हम पायल ले लें, या हमारा कोई पात्र होता है जो धातुओं से मिलकर बना होता है। जब हम उसको घिसते हैं तो क्या होता है, उसमें एक चमक दिखाई देती है। तो वो चमक क्या बताती है कि यह धातु से मिलकर बना होता है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है, द्युतिहीन, निष्प्रद दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करते हैं तो धातु की छड़ों को ताजे कटे पृष्ठ को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं है। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा जो पदार्थ दिखाई देता है, अगर उसमें हमको चमक दिखाई देती है तो वो क्या है, हमारा धातु है। कठोरता के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़न करना कठिन होता है, जबकि कुछ आसानी से संपीड़न हो जाते हैं। धातु की एक लंबी एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक या अन्य पदार्थों अथवा वस्तुओं के पृष्ठ को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं हमारी चौक को हम आसानी से खरोच सकते हैं, मोमबत्ती को, या फिर हम यहाँ पर हम और भी जो पदार्थ है जैसे कि हम रुई को आसानी से दबा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़न किया जाता है अथवा खरोचा जा सकता है वो क्या होते हैं, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि हमारी रुई, अगर हम रुई को दबाते हैं तो वो दब जाती है। जैसे कि हम हमारे कोई रबड़ की चीज़ होती है, हम उसको दबाते हैं तो दब जाती है। जबकि अन्य पदार्थ में संपीड़न करना कठिन होता है, वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, रुई अथवा स्पंज कोमल होते हैं, इसलिए कौन से कोमल पदार्थ के उदाहरण है। जबकि लकड़ी कठोर होती है और हमारा जो पत्थर भी कठोर होता है, और वो दिखावट में भी पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे दूधी, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थों को दिखावट का वर्णन करते? आप यहाँ पर और अन्य पदार्थों के बारे में भी सोच सकते हैं। अब हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप 4। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था। जिनमें चमक दिखाई देती है वो क्या होती है, धातु, और जिनमें चमक नहीं दिखाई देती वो क्या होती है, अधातु। अब हमने जैसा देखा था कि जो हमारा होता है कठोर और कोमल, जो कठोर जिनका संपीड़न करना आसान होता है वो कोमल होते हैं, और जिनमें संपीड़न करना कठिन होता है वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। अब हम यहाँ पर विलय और अविलय के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पर इस पात्र में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ग्लास में पानी डाला और पानी को डाल करके हमने इसमें कुछ पदार्थों को डाला है। अब हम देख रहे हैं कि वो विलय
हुए हैं या नहीं हुए। विभिन्न ठोस पदार्थों के जल में मिश्रित करना, जैसे कि हम नमक को क्या कर सकते हैं, जल में पूर्णतः ये क्या होता है, लुप्त हो जाता है। चीनी भी जल में लुप्त हो जाती है, लेकिन बालू जल में लुप्त नहीं होती। चौक का पाउडर ये भी लुप्त हो जाता है हमारा, और लकड़ी का बुरादा। ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं कि कई सारी वस्तुएं क्या हो जाती है, जल में मिश्रित हो जाती है और कुछ वस्तुएं जल में मिश्रित नहीं होती। तो जो वस्तुएं हम पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए, ये क्या कहलाते हैं, जल में विलेय पदार्थ कहलाते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक ग्लास में विलोडित करने पर भी वो लुप्त नहीं होते। जल में पदार्थ जो विलेय नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य जल में विलीन हो जाते हैं? अब हम देखेंगे कि जल में द्रव्य क्या विलीन हो जाते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 5 करके देखते हैं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक ग्लास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव्य मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि यह द्रव्य जल के साथ मिश्रित हो जाता है या नहीं। अब हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, 2 ग्लास दिखाई दे रहे हैं। कुछ द्रव्य से जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं होते। जितने अधिक अन्य द्रव्य आपको उपलब्ध हो सकते हैं, उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। हम यहाँ देखते हैं कि कुछ द्रव्य जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव्य जो जल में मिश्रित नहीं होते, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा सिरका भली भांति मिश्रित हो जाता है, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन। हम देखते हैं कि जो हमारा तेल भी एक द्रव्य के फॉर्म में रहता है, लेकिन वो क्या होता है, जब हम उसको जल के ऊपर डालते हैं तो अपनी एक अलग परत बना लेता है। कुछ गैसें जल में विलय हैं, जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन कौन सी? ऑक्सीजन गैस हो जाती है। जल में रहने वाले जंतु एवं पादपों को उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या होती है, जंतु और पादपों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। अब हम जानेंगे कि कौन सी वस्तुएं जल में तैर सकती है और कौन सी डूब सकती है। यह हम क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने द्रव्य को एक साथ ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर ही आकर तैरने लगे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमने सरसों का तेल डाला था, तो वो क्या होता है, जल से ऊपर ही परत अपनी अलग बना लेता है। जल में डूबती तथा तैरती हैं वस्तुएं देखेंगे हम। आकार में तैरने लगे, अन्य डूबकर ग्लास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा कुछ डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप किसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप ग्लास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण, अन्य द्रव्यों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारा कोई तालाब है, अगर हम उसमें पत्थर डालते हैं तो क्या हो जाता है, डूब जाता है। जैसे कि अगर उस पर कोई पत्तियाँ रहती है तो वो क्या होती है, तैरने लगती है। हम जैसे कि हम क्या करते हैं, तालाब में हम कभी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कागज़ की नाव बना करके उसके ऊपर तैराते हैं, तो वो भी क्या होता है, तैरती है। अब हम पारदर्शिता के बारे में जानेंगे। पारदर्शिता होती क्या है? आपने लुका छिपी खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरे को दिखाई ना दे। आप इन स्थानों को ही क्यों चुनते हैं जहां आप शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपके मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम छिपते हैं तो कहाँ पर छिपते हैं, हम ऐसी जगह पे छिपते हैं जहाँ पर हमें कोई देख ना सके। कभी हम ऐसा होता है कि किसी कांच की वस्तु के पीछे छुपते हैं, क्योंकि कांच की वस्तु के पीछे छुपना एक मूर्खता होती है, क्योंकि वहाँ पर से हमें कोई भी देख सकता है। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है, वो क्या कहलाती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी के उदाहरण हैं। जैसे कि हम कांच में एक दूसरे को देख सकते हैं, प्लास्टिक की कोई वस्तु होती है उनमें भी हम एक दूसरे को दिखाई दे सकते हैं, या फिर वायु से भी हम एक दूसरे को दिखाई दे सकते हैं।
कुछ दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वो आसानी से लोग उनको देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको मुखावरण अपारदर्शी और पारभासी और पारदर्शी के कुछ उदाहरण हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारा दुकानदार है, इसने क्या किया है, कुछ कांच की बर्नियों में क्या रखा है, यहाँ पर सामान रखा है जो हमको क्या दिखाई दे रहा है, पूर्णतः दिखाई दे रहा है। ये कौन सी है, पारदर्शी बोतलें हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी है जिनमें होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बा अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में किचन में कोई स्टेनलेस स्टील का कोई एक डिब्बा हो, अगर हम उसमें देखना चाहें कि इसके अंदर क्या रखा है तो हम नहीं देख पाते। लेकिन अगर उसी की बिना पर कोई कांच की अगर कोई वस्तु, कांच का कोई बर्तन हो तो हम उसमें आसानी से देख सकते हैं। और जिसमें हम आसानी से आर पार हम नहीं देख सकते वो क्या कहलाता है, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि लकड़ी का गत्ता और धातुएं अपारदर्शी के उदाहरण हो सकते हैं। क्या अब आप यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तु को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 6 करके देखते हैं। कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच 2 या 3 बूंदे खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाएं। कागज के उस भाग से यह तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ देखते हैं कि क्या आप यहाँ पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इसे चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कागज का हमने टुकड़ा लिया, उस पर हमने क्या किया, कुछ तेल की बूंदे डाल करके हम उससे देखने की कोशिश करते हैं कि हमें बल्ब दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या होता है, स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देते और कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकर होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु धुंधला दिखाई देना या स्पष्ट नहीं दिखाई देना, वो क्या कहलाती है, पारभासी कहलाती है। जैसे कि हमने देखा था पारदर्शी वस्तुएं वो होती है जिनको हम आर पार स्पष्ट देख सकते हैं, वो कौन सी होती है, पारदर्शी होती है। अपारदर्शी वो होती है जिनके आर पार हम स्पष्ट, जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है, वो अपारदर्शी होती है। और पारभासी होती है जिनके आर पार हम स्पष्ट नहीं देख सकते, देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। कागज पर लगे उस तेली धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरण और सोच सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में कुछ ऐसा मोटा कांच होता है जिसमें हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमको कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है लेकिन हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वो भी क्या होते हैं, पारभासी। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के समूह में भी बांट सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी है। हमने यहाँ भी सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रव में मिश्रित होने के ढंग से भी इनमें भिन्न भिन्नताएं होती हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों तथा उनकी समानता अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कि हम समूहों में वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं, वस्तुओं को हम देख सकते हैं जो पारदर्शी है हम उनको उस समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं, अपारदर्शी को उसमें और पारभासी को उस समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम पदार्थों को, जैसे प्लास्टिक की वस्तु को प्लास्टिक में कर सकते हैं, ऐसे हम कई सारे वस्तुओं के समूह बना सकते हैं। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हम प्रिय पदार्थों को समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इसी प्रकार करते हैं, एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं कहाँ होती हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रिया सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज, दालों तथा भंडारण की किसी अन्य वस्तुओं पर स्थान पर रखता है।
जैसे कि हम देखते हैं एक ही प्रकार की या एक गुण वाली वस्तुओं को सभी एक स्थान पर रखते हैं तथा दूसरे गुणों या दूसरे आकार की वस्तुओं को एक स्थान पर रखते हैं ताकि वो उसे आसानी से ले सके, आसानी से प्राप्त कर सकें। इस प्रकार के सम्मोहन को लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा में करेंगे। जैसे कि हमारी और कक्षाएं होगी, जैसे कि हम 7th क्लास में 8th क्लास में हम इनके बारे में और भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा है कठोर वस्तु। कठोर वस्तुएं वो होती है जिनका संपीड़न करना कठिन होता है, वो क्या कहलाती है? कठोर वस्तुएं कहलाती है। अविलेय जो जल में विलय नहीं होती है वो कौन सी कहलाती है? अविलेय वस्तुएं कहलाती है। द्युतिमय या चमकीला ये क्या होता है? धातु कहलाती है। पदार्थ वह होता है जिनमें कई सारे, जैसे कि हम प्लास्टिक एक पदार्थ है, हमारा लोहा, ये सारे हमारे क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। धातु क्या होती है? जिनमें हमें चमक दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। अपारदर्शी जिनके उस पार दिखाई देना बहुत कठिन होता है, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, वो क्या कहलाती है? अपारदर्शी कहलाती। रुक्ष या खुरदरा, जब हम कोई पदार्थ देखते हैं ऐसा होता है वो खुरदरा होता है। जैसे कि हम पत्थर पे कभी हाथ फेर कर देखते हैं तो वो भी खुरदरा होता है। तो इसी प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाती है? खुरदरे वस्तुएं कहलाती हैं। विलय जो जल में पूर्णतः विलय हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? विलय पदार्थ कहलाते हैं। पारभासी जिनके आर पार स्पष्ट दिखाई देता है वो क्या कहलाती है? स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, वहाँ पर हमको क्या धुंधला दिखाई देता है वो क्या कहलाती है? पारभासी कहलाती है। पारदर्शी जिनके आर पार हम स्पष्ट देख सकते हैं वो क्या कहलाती है? पारदर्शी। अब हमें यहाँ पर इस जो हमारा चैप्टर इसका हमें सारांश दिया गया है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण और भिन्न अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने या मसूड़ होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने में कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल होते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ विलय नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ जैसे कि लकड़ी की धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों के उनके गुण में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लकड़ी से बनाई जाने वाली कुछ 5 वस्तुओं के नाम बताइए। जैसे कि हम देखते हैं लकड़ी से क्या बन सकता है? बैलगाड़ी बनती है। लकड़ी से हमारा क्या होता है? हम लकड़ी से कोई मेज, कुर्सी या फिर हमारा डस्टर वो भी लकड़ी से बना होता है। ऐसे हम कई सारे उदाहरण ले सकते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच या सूती कमीज। जैसे कि हमारा स्टील की चम्मच क्या होती है? स्टील की चम्मच क्या होती है? उसमें हमको एक चमक दिखाई देती है। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिन्हें उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कि वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। हम देखते हैं कि कई सारे पदार्थों से मिलकर भी हम एक वस्तु को बना सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पुस्तक को हम किससे बनाते हैं? कागज़ से। ग्लास को हम किससे बनाते हैं? कांच से। या हम इसको लकड़ी से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। तो हमारे इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं। कुर्सी को हम किससे बना सकते हैं? तो कुर्सी को हम लकड़ी से बना सकते हैं। खिलौना हमारा कैसा होता है? खिलौना हमारा लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, कागज़ का भी बना सकते हैं। हम से कई तरीके से हम इसको बना सकते हैं। जूते हमारे किसके होते हैं? चमड़े के होते हैं। तो ऐसे हम कई सारे एक वस्तु को हम कई सारे पदार्थों से मिलकर भी बना सकते हैं या अलग अलग पदार्थों से कई सारी एक ही वस्तु बन सकती है। जैसे कि हमारा खिलौना है, कांच का भी बन सकता है, नहीं लकड़ी का भी बन सकता है, कागज़ का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है। नीचे दिए गए कथन में सत्य और असत्य का उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती।
चाक जल में विलय हो जाता है, लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, चीनी जल में विलीन नहीं होती है, तेल जल के साथ मिश्रण है, बालू रेत जल में निषादित हो जाता है, सिरका जल में विलीन हो जाता है। इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार वर्गीकृत कीजिए। गोल आकृति तथा अन्य आकृतियाँ, खाद्य तथा अखाद्य के इसमें फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर भी तैरती है। निम्नलिखित समूह में मेल खाने वाले ज्ञात कीजिए। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। जो इस समूह में मेज नहीं खाते हम उस पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस पे गोला लगाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी, तो हमारा इसमें से क्या है जो मेल नहीं खा रहा वो बच्चा है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, तो इसमें क्या हमारा नाव अलग है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत, इसमें क्या हमारा समूह में मेल नहीं खा रहा है। चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट, रेत, ये हमारा इसमें से जो भी अलग हो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।